किसी का कोई पेपर में डाउट तो पहले पूछ ले यार। नहीं पक्का? चले मूविंग ऑन। एक मैच द फॉलोइंग दिया था, फर्स्ट और सेकंड वाला, उसमें गड़बड़ हो सकती है कईयों की। वो दिया इसलिए था ताकि आपका आगे गलती ना हो। मैंने कोई भी बिना मतलब का इंटीग्रेशन डेरिवेशन लंबा वाला नहीं दिया था, क्योंकि जो पूछता है वही दिया था पेपर में। और ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन दिया था। ये गलती मुझे पता है कईयों की हुई होगी। जो गलती हुई है आपकी यार, पेपर पर एक लिखें और इसी क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करें और उसकी एक बड़ी सी फाइल मेंटेन करें। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको प्रॉपर सॉल्व करके अपने इसी पेपर के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करेंगे और एक बड़ी सी फाइल आती है कार्डबोर्ड वाली फाइल, उसमें उसको प्रिजर्व करेंगे। अगला जब भी एनएलएम का टेस्ट होगा तो जो जो गलतियां हुई है उसको पढ़ के आएंगे। अगर पेपर में आपके 600 नंबर हैं तो पेपर 600 के लिए नहीं दिया गया था, 120 जो गलत हुए हैं उसके लिए दिया गया था। सो वो 120 नंबर जो गलत हुए हैं या 50 नंबर जो भी गलत हुए हैं उसको मेंटेन करें यार, ये बहुत जरूरी है। अपने पढ़ते टाइम मैं और मेरे फ्रेंड का हमारा लगभग सेम स्कोर आता था, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल माय मिस्टेक्स। तो लास्ट में बहुत डिफरेंस आया रिजल्ट में। ये आप करिएगा अभी से ही। जो गलती हुई है, सपोज किसी का गलती हुई है कोई यूनिट में, तो लिखेंगे अगली बार यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट कन्वर्जन में किसी का माइनस वाला वेक्टर का गलत हो सकता है, -√3 वाला कई लोगों का हुआ होगा। जिसका नहीं हुआ अच्छी बात है, जिसका हुआ मैं उसके लिए बता रहा हूं कि भाई वो ध्यान रखेगा कि माइनस के लिए हमें एंगल का ध्यान रखना है। एरिया वाला तो हो गया होगा सबका। पेज आगे टर्न करो। इंपल्स वगैरह पता होगा। मैच द फॉलोइंग वाला जिसका गलत हुआ है वो एक बार चेक करेगा। जो 14 क्वेश्चन था 14 करे कार्रवाई आगे स्टार्ट यार। आई होप सारे क्वेश्चन डुएबल थे क्योंकि सिलेबस भी कम था। 14 नंबर जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है, उसी से मैच कर लें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करें। क्वेश्चन नंबर 40 यार, मैंने कहा था इनको हटा के एक धागा लगा दें। कितना मास है इसका? mg 10 kg है तो 100 होगा। 100 न्यूटन, यहां भी टी यहां भी टी, तो दोनों में रीडिंग कितनी होगी? 100 न्यूटन। केजी वेट में किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। बताया था या तो 10 केजी या तो न्यूटन। चलिए मूविंग ऑन। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के अगर 2 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, स्फेयर और बंदर दोनों हो गए थे। ठीक है मूविंग ऑन। लिखेंगे आज हेडिंग स्प्रिंग। हेडिंग लिखेंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग के ब्रैकेट में लिखेंगे आइडियल, आदर्श। किस स्प्रिंग की बात हो रही है? आदर्श। नॉन आइडियल हमारे कोर्स में है ही नहीं, ना जेई के कोर्स में। अब ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं ये मैच द फॉलोइंग में जैसे एनएलएम का था वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। लिखे यार पहला पॉइंट, इट इज मासलेस। इट इज मासलेस। आइडियल स्प्रिंग हेडिंग आ गई और पहला पॉइंट इट इज मासलेस। अगला पॉइंट, इट ओबेज हुक्स लॉ। इट ओबेज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, according to Hooke's law, according to Hooke's law, the restoring force, according to Hooke's law, the restoring force is directly proportional. The restoring force is directly proportional to the elongation or compression from the mean position. Elongation or compression from the mean position. From the mean position. Next point, mean position is that reference level mean position is that reference level
mean position is that reference level where force in the spring is 0 and potential energy is also 0. Where force in the spring is 0 and potential energy is also 0. Next point. Next point. Stiffness of a spring. Stiffness. Stiffness. Stiffness of a spring is determined by. Stiffness of spring is determined by spring constant. By spring constant or force constant of the spring. Is determined by spring constant or force constant of the spring. Next point, it is represented by small k. It is represented by small k and its SI unit is Newton per meter. And its SI unit is Newton per meter. Next point, spring force is non-impulsive in nature. Spring force is non-impulsive in nature. Is non-impulsive in nature. आइए शुरू करते हैं. ये है हमारे पास एक आदर्श स्प्रिंग जिसका खुद का कोई मास नहीं है. खुद का कोई मास नहीं है तो मतलब अगर इसको लटका भी दें तो इसमें कोई भी एलोंगेशन नहीं आएगी, धागे की तरह, जैसे धागा था, आदर्श धागा. अब मैंने स्प्रिंग को यहां पर रखा और इसको होल्ड किया. क्या मेरे हाथ पर अभी कोई फोर्स लगेगी? नहीं, मैंने पकड़ रखा है, ना इधर खींच रहा है ना इधर. मतलब स्प्रिंग किस अवस्था में है अभी? रिलैक्स्ड स्टेट या नेचुरल लेंथ में. बट अगर आप इसको नेचुरल से खींच रहे हो, देखना ध्यान से, आपने इसको खींच लिया इधर और यहां रोक लिया, क्या रुका रहेगा? ये वापस आना चाहता है. इसी फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स. एफ, रीस्टोरिंग. आपने इसको कंप्रेस कर दिया, ये तो एलोंगेट किया था. एलोंगेट मतलब लंबाई बढ़ा देना, और आपने इसको दबाया, कंप्रेस किया, नॉर्मल से कम कर दिया. तो क्या ये अभी भी यहीं रुकना चाहता है? नहीं, वापस कहां आना चाहता है? घर. इसका घर है मीन पोजीशन. दोनों ही केस में कहां आना चाहता है? घर. अब जितना ज्यादा इसको आप खींचोगे उतनी ज्यादा इस पर फोर्स होगी. मतलब जो फोर्स है, एक तो एक्स के ऑपोजिट, एक्स इधर है तो फोर्स इधर, एक्स इधर है तो फोर्स उसके ऑपोजिट. तो वेक्टर में तो हमें पता है जितना बड़ा एक्स होगा उतनी बड़ी फोर्स होगी. और आगे क्या है? स्टिफनेस कांस्टेंट. इसका भी मतलब समझते हैं. और स्केलर में हमने लिख दिया एफ किसके बराबर? के एक्स. यही हमारा है हुक्स लॉ. अब इसका मतलब समझते हैं. इसको ऐसे समझेंगे, आपकी जो होम सिकनेस है वो एक स्प्रिंग फोर्स की तरह है. आप कोटा से जितना पास रहते हैं, होम सिकनेस उतनी ही कम है. आप कोटा, और अगर आप जयपुर के और आप कोटा आए हुए हैं तो आपकी ये एलोंगेशन हो गई. अगर आप और दूर चले गए, मान लेते हैं बिहार चले गए या दिल्ली चले गए पहले, या फिर बिहार, क्या कह रहे हैं, भूटान जितना ज्यादा एक्स हुआ उतनी ज्यादा क्या होगी? फोर्स. एक्स बढ़ा तो फोर्स भी क्या हो गया? बढ़ गया. जितना स्प्रिंग को खींचेंगे फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा. इसी को हम क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ. क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ. उल्टा भी है, कंप्रेस भी करेंगे. अब मान लीजिए गोवा चले गए तो वहां भी थोड़ी देर बाद यार बोर हो गए यार पार्टी करते करते, अब वापस कहां आना है? घर आना है. तो रीस्टोरिंग फोर्स इलोंगेशन में भी लगेगी और कंप्रेशन में लगेगी.
कुछ लोग कह रहे हैं सर भेज के तो देखो एक बार। सीधा अगले माइनर में आएंगे। उसमें भी नहीं आएंगे ना, जब तक पैसे खत्म नहीं होंगे तब तक नहीं आएंगे। यहां तक ओके सारे यार। तो अगर हम बात करेंगे, ये है हुक्स लॉ की हमने चर्चा कर ली, जितना ज्यादा एक्स होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, फोर्स। ठीक, मूविंग ऑन। एक पॉइंट और लिखा मैंने, नॉन इंपल्सिव इन नेचर। नॉन इंपल्सिव का क्या मतलब है, अभी मैंने स्प्रिंग को पकड़ रखा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो स्प्रिंग इधर लगा रहा है, मैंने अपनी फोर्स हटा भी दी, इमीडिएटली इसकी जीरो नहीं होगी, थोड़ी देर बाद जाके जीरो होगी। टेंशन तो जैसी धागा काटा इमीडिएटली क्या हो गया, जीरो। बट स्प्रिंग में जो फोर्स है वो इमीडिएटली जीरो नहीं होगी, इट टेक्स टाइम टू इवेंचुअली वेनिश। बट धागा तो जहां काट दिया, टेंशन क्या हो गई, खत्म। ये धागा है 4 kg, बताइए टेंशन कितनी है, 40। हाँ है ना, यहां पर भी एक स्प्रिंग खिंचा हुआ है, खिंचा हुआ है, kx किसके बराबर है, 40। अब अगर मैंने यहां पर देखा, इस धागे को काट दिया, क्या टेंशन इमीडिएटली जीरो हो गई, यहां पर इसको टाइम लगेगा वापस ऊपर जाने में। ठीक, एक और आया वर्ड स्टिफनेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिफनेस। आपने स्प्रिंग कहां कहां देखे हैं, एक तो पेन में देखा होगा, एक साइकिल की सीट देखी है, उसके नीचे भी शॉकर वाला स्प्रिंग होता है, एक ट्रक में भी लगे होते हैं, बड़े बड़े बहुत ही हैवी होते हैं वो। तो मुझे बताइए, तीनों स्प्रिंग है आपके पास, किसको खींचना आसान है, पेन वाले को। हो सकता है आपको 1-2 न्यूटन लगाना पड़े और वो 1 मीटर खुल जाए, इसमें आपको लगाने पड़े मान लेते हैं 100 न्यूटन, और इसमें हो सकता है 1 लाख न्यूटन 1 मीटर खोलने में। तो ये इनका क्या दर्शाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, कि 1 मीटर खींचने के लिए कितनी ताकत लगानी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। पेन में अगर 2 न्यूटन लगाया तो 1 मीटर खुल गया। साइकिल में ज्यादा फोर्स और ट्रक में बहुत ज्यादा फोर्स, तो जितना ज्यादा के उतनी ज्यादा उसकी क्या है, स्टिफनेस। क्या दिमाग में बैठ गई बात यार, ठीक है। सो स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। लिखते चले साथ साथ यार, ये तो थ्योरेटिकल है। ये सारे पॉइंट जो लिखवाए यार मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। हर बार मैं कुछ ना कुछ एजर्शन रीजन या मैच द फॉलोइंग या थ्योरेटिकल जरूर डालूंगा यार, और सेक्शन ए में ही डालूंगा। बी में तो कोई बढ़िया सवाल डाल दो, देखते ही नहीं उसकी तरफ, पतली गली से निकल जाते हैं, कोई आसान वाला सवाल बना डालते हैं ना। क्या ग्रेविटी हुक्स लॉ की तरफ फॉलो करती है, ग्रेविटी तो हमेशा इसका वेट क्या रहेगा, mg। क्या ओरिएंटेशन चेंज करने पे चेंज हो रहा है, नहीं। यहां पर जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा फोर्स भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन गर्ल्स आपके लिए, फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। जल्दी से लिखते चलें। मुझे बताइए, अगर यहां से F लगा रहा हूं तो स्प्रिंग अंदर की तरफ है, F लगाएगा किसके बराबर होगी, kx। सो व्हाट इज kx, kx इज इक्वल टू F। आइए वैल्यू खेलें, 40/200 कितना आ गया, 1/5 मीटर। यूजली सेंटीमीटर में आंसर दिया होता है, सेंटीमीटर में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये 20 सेंटीमीटर लिख दूं, बाहर पूछेंगे तो नहीं कैसे आया। 1/5 मीटर इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने आप लिखते रहे यार, आप बहुत बड़े हो गए। ये 6 kg, करिए एंजॉय। मुझे बताइए, क्या फोर्स के लिए ये स्प्रिंग एलोंगेटेड होगा, अगर एलोंगेटेड नहीं हुआ तो क्या kx लगेगा, नहीं। तो एलोंगेटेड तो कुछ होगा, कुछ तो खींचा होगा, kx किसके बराबर होगा, mg। मैंने बताया भी था, इसको हटा के धागा इमेजिन कर लें यार एक, व्हाट इज द टेंशन इन दिस धागा, 60। तो मैंने कहा यहां से t किसके बराबर आएगा, 60, और t की जगह क्या लिख सकते हैं, kx। स्प्रिंग बैलेंस में करते थे ना यार,
सो एक्स आ गया कितना 60/200, 100 है इस बार, तो 0.6 मीटर। गर्ल्स अगले क्वेश्चन में अपने आप धागा लगा दीजिए, T1 T2 देखें कितनी टेंशन होगी। इसको हटा के धागा इमेजिन करें हमेशा, फिर बहुत अच्छा लगता है सवाल। यंत्र शांत करें। इसको अगर ऊपर वाले को नाम दे दूं T1, नीचे को T2, ये मास m है और ये कितना है 3m। तो मुझे बताइए T2 3mg होगा या 4mg? T2 4mg। T1 की जगह क्या लिखेंगे K1x1 और T2 की जगह K2x2। ठीक है ना, धागे से बहुत अच्छा लगता है। सो यहां पर इस धागे को काटा तो 3m निपट जाएगा। सो T2 का उद्देश्य है 3mg को बैलेंस करना और T2 की जगह K2x2। x2 आ गया 3mg/K2 और यहां T1 किसके बराबर 4mg, K1x1 4mg। चले भाई, ये भी हमारा हो गया समाप्त। हॉरिजॉन्टल में चलेंगे। जो हम स्प्रिंग बैलेंस में करते थे वहां आर निकालते थे, अब उसी आर को क्या लिख रहे हैं Kx। वहां पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग लिखते थे T1 T2, अब T1 T2 के स्थान पर लिख रहे हैं Kx। यार एसी तुमने बंद कर रखे हैं क्या? कोई कूलिंग नहीं हो रही यार, सांस ही नहीं आ रही यार यहाँ पे तो। यार पीछे हवा आ रही है, ये आगे वाला किसी ने बंद कर रखा है। तापमान कितना किया 35? भाई बोल के आओ उधर से, आपने नहीं लिख लिया? जल्दी जाए, आप मत जाइए, अगर आप बीमार हैं तो आप साथ वाले चले जाएं। बाहर कोई बैठा हुआ था पहली क्लास में, कोई बीमार था, कौन था? आपके बैच से ही था ना कोई? अच्छा आप थे, अब ठीक है तबीयत? बढ़िया पढ़ा रहा हूं। चलिए मूविंग ऑन यार, ये आ गया हमारे पास थर्ड केस। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पर ये जल्दी से यार, 4-3 पराई ताकत 29, पराई ताकत 8। इसको भूल जाएंगे और इमेजिन करेंगे एक आदर्श धागा। एक्सेलरेशन नींद में भी लिखनी आनी चाहिए, बिल्कुल यार। टेंशन में सब चुप हो जाते हैं, सोच के जवाब देते हैं। एक्सेलरेशन सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बताती है, कितनी है 29 + 8 या 29 - 8? 3 + 4 या 3 - 4? बहुत बढ़िया, 21/7 कितना 3। अब देखें टेंशन कौन बताता है। टेंशन के लिए चित्र बनाना जरूरी है, टेंशन के लिए चित्र बनाना जरूरी है। T8 T29 कहां जा रहा है? राइट। 3 को कौन लेके जा रहा है? यार तापमान सारे 23 कर दो, आगे के तो 23 कर दो। जिसको ठंड लग रही है पीछे जाके खड़े होकर लिखे यार। हो गया, बंद कर दे। कुछ लोग वेट कर रहे हैं, गए तो अपना फोन निकाल लिया फिर से। खांसने की कोई जरूरत नहीं है। तापमान नहीं बढ़ाऊंगा मैं, इधर ध्यान। अभी बड़ा है नहीं, शुरू हो गए हैं। T-8 किसके बराबर? 3a। ए यहां डाल देंगे, 3 × 3। कोशिश करेंगे 3 × 3।
बहुत बढ़िया, +8। सही आंसर करेंगे, आपकी रिकॉर्ड हो रही है क्लास। कितना आ गया? 17। टेंशन आ गई 17 न्यूटन। और टेंशन की जगह क्या लिख सकते हैं गर्ल्स? बहुत बढ़िया। सवाल हमारा यहीं समाप्त। सीट पकड़ के लिखें आराम से। एक्स किसके बराबर है? 17/k, यानी 17/100, 0.17 मीटर। बहुत बढ़िया, इन्होंने कोशिश की है, 17 सेंटीमीटर बोला है। बिल्कुल सही। अब एक सवाल ओनली फॉर मेजर्स, नीट में नहीं आएगा, मॉड्यूल में है, कर डालते हैं। मेजर में आया था 3 साल पहले। और ये इसी से मिलता जुलता आप होमवर्क भी करेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं जो क्वेश्चन है, पेज 219, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 80। अभी करेंगे, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। लिखिए गर्ल्स, सवाल लिखेंगे। एट द इंस्टेंट शोन, at the instant shown, at the instant shown, the acceleration of 4 kg block is 8 meter per second square towards right, towards right. What is the acceleration of, what is the acceleration of 10 kg block at this instant? ये नकली खांसी नहीं चलेगी। What is the acceleration of 10 kg block at this instant? 10 kg block at this instant in the figure shown. In the figure shown. 4 और 10। गर्ल्स यहां पर ध्यान, यूजुअली हमारे केस में दोनों की एक्सेलेरेशन सेम होती है। जब स्प्रिंग हमारा एलोंगेट हो गया, फिक्स हो गया, एक साथ चलेंगे, बट कभी कभी अलग भी हो सकती है। इसको पकड़ रखा है, ये ज्यादा एक्सेलेरेशन से चल रहा है, कम से चल रहा है, हो सकता है स्प्रिंग एलोंगेट करके छोड़ दिया हो, तो इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो हमें अगर बोला कि अलग अलग एक्सेलेरेशन है, तो हमने मान लिया। इसकी हमें दे रखी है राइट की तरफ कितनी, देख के बताइए कितनी, 8, और पूछी किसकी है, 10 की। हमें नहीं पता, तो हमें निकालना क्या है, A2। क्वेश्चन क्लियर है। और हमें एक फोर्स और दे रखी है यहां पर, 92 न्यूटन अलग से लगा रखी है। आराम से सोचेंगे। इसकी 8, इसकी हमसे पूछिए, तो मैं पहला काम क्या, धागा बना लेता हूं, क्योंकि धागे के बाद दुनिया बहुत आसान होती है। स्प्रिंग तोड़ के ये लगा लिया इधर। अब आप मुझे बताइए, अगर यहां से F92 है और यहां से टेंशन T है, इधर भी टेंशन क्या है, T, इसकी एक्सेलेरेशन क्या है, A1, इसकी क्या है, A2। मुझे इस इक्वेशन में से बताएं क्या होने वाला है इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए। क्या राइट की तरफ 92 लेके जा रहा है? सो बोलिए क्या लिखा जाएगा, 92 माइनस टी इज इक्वल टू 4A1, 4 इंटू 8, 92 माइनस टी। क्या टी आ गया, टी कितना आ गया, 60। जैसे ही टी आया तो मतलब इसकी एक्सप्रेशन आ गई, क्योंकि इसके लिए तो एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे, अकेला ब्लॉक। तो पहला उद्देश्य था टी निकालना। टी एक बार आ गया, अब इस टी को यहां पटक देंगे, तो टी किसके बराबर है, 10A2। ये यहां आ गया 60, 10A2। व्हाट इज A2? 6 मीटर पर सेकेंड। क्या सारे सहमत हैं?
6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये वो क्वेश्चन है जिसमें दोनों की एक्सप्रेशन क्या है, अलग अलग, आने की संभावना ना मात्र। बट मुश्किल नहीं है, आप देख रहे हैं 2 इक्वेशन बनानी है। अब आते हैं वापस नीट पर। 2017 में चलते हैं। कितने साल के थे 2017 में? पैदा हो गए थे? 2017 में आ गए हम, जब आप बहुत बच्चे हुआ करते थे, जब आप HCF एलसीएम निकाला करते थे। उस साल एक क्वेश्चन आया था नीट में। टॉपिक का क्या नाम है? कटिंग ऑफ धागा। धागे को काट रहे हैं जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। आप पानी पी लीजिए, बॉटल है तो पी लीजिए, नहीं तो बाहर से पी लीजिए, यहां भी रखा हुआ है, फील फ्री। बाकियों से नहीं पूछने वाला मैं। मक्कारी पूरी करते हैं ना। इधर ध्यान यार, ये हम शुरू करने वाले हैं क्या? कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, अंग्रेजी लिख लें पहले क्वेश्चन की। लिखें, इन द सिस्टम शोन, in the system shown, in the system shown, which is at equilibrium, in the system shown, which is at equilibrium, the string connecting the blocks is cut. Is cut. Find the acceleration of both the blocks. Find the acceleration of both the blocks immediately after the string is cut. Immediately after the string is cut. गर्ल्स यहां पर ध्यान, ये है हमारे पास 2 kg का और ये है 5 kg का। ये धागा लगा हुआ है, और क्या अभी स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा? क्यों? क्योंकि इसको दोनों का वेट लेना। मुझे बताइए अभी क्या कंडीशन होगी? क्या 5 वाले पर नीचे वेट 50, 2 वाले का नीचे वेट 20। मुझे बताओ टेंशन 5 को कौन खींच रही है? ऊपर। कितनी टेंशन होगी? 50। और इसी टेंशन की बात करें तो इसको कहां खींच रहा है? नीचे। कितना? 50। इसका तो 50 और 50 बैलेंस हो गया। इसका नीचे कितना आ गया? 70। तो ऊपर स्प्रिंग कितनी लगा रहा होगा? 70। क्या सबको बैलेंस करना आ गया? टी किसके बराबर? 50। 20 इसको धागा ऊपर खींच रहा है और इसको धागा कहां खींच रहा है? नीचे। इसको स्प्रिंग कहां खींच रहा है? ऊपर। तो के एक्सिस के बराबर दोनों का सम यानी कितना? 70। क्या पूरा सिस्टम आराम कर रहा था? बिल्कुल। जब तक धागा लगा हुआ था सिस्टम क्या कर रहा था? आराम। ये था जस्ट बिफोर कटिंग। कोई आया और धागे को काट गया, इस धागे को काट गया जस्ट बिफोर। अब आते हैं जस्ट आफ्टर पे। क्या हुआ? जैसी काटा, क्या वेट गायब हो गया है? वेट अभी भी लगेगा? वेट तो लगेगा। धरती को क्या मतलब कि धागा काटा है नहीं काटा?
धरती माता अभी भी खींच रही है, किससे? 50 और 20 से। टेंशन गायब हो गई, टेंशन गायब हो गई कि धागा गया, बट स्प्रिंग तो अभी भी लगेगा। क्यों? नॉन इंपल्सिव है, थोड़ी देर बाद जाके अपने घर पहुंचेगा, अभी भी कहां है? घर से दूर, तो स्प्रिंग फोर्स तो लगेगी, बट कौन गायब हो गया? टेंशन। अब आप मुझे बताइए, इस पर टोटल फोर्स 70 थी, नेट फोर्स कितनी रह गई? 50। नीचे या ऊपर? और इस पर नीचे, तो क्या है, ये तो फ्री फॉल करेगा। लिख भी देते हैं एक बार कैसे आई इसकी एक्सेलरेशन। क्या A2 को लिख सकते हैं 50/5 जी ही आ गई, हाँ है ना, मतलब ये तो फ्री फॉल करेगा। और ये कहां जाएगा? ऊपर। कितना? 70 - 20/2 कितनी आ गई? 50/2। कैसे लिख सकता हूं? 5G/2। कई बार जी की टर्म्स में देता है, नहीं तो 35 आ रहा है, 25 आ रहा है, दिख रहा है। जी की टर्म्स में क्या आएगा? 5G/2। अब ये विजुलाइज करते हैं ऐसा हुआ क्या। आपने देखा होगा यार, फेसबुक पे भी या कहीं ना कहीं वीडियो देखी होगी, कुछ बच्चे पेड़ से झूल रहे हैं, है ना, ये इसने इसकी टांगे पकड़ी हुई है, देखा नहीं देखा? तो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है ट्री, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल। सिस्टम रेस्ट पर है, जीवन भर ही ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर इसने शैतानी की और हाथ छोड़ दिया, ये तो फ्री फॉल कर गया इसकी तरह। इस बेचारे का सोचिए, ये वही केस है। विजुलाइज हो गया सबको? अब समझ आया एक नीचे क्यों जा रहा है, एक ऊपर क्यों जा रहा है? जिसने हाथ छोड़ा वो तो आराम से फ्री फॉल करके जमीन पे पहुंचेगा, बट दूसरे वाले का सोचो, क्या ये ऊपर जाएगा? हो सकता है वस्त्र हाथ में ही रह जाए इसके, और ये ऐसे ऊपर निकल जाए, बिल्कुल संभव है यार। हमें ये तरीका पता चल गया। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं बिना सॉल्व किए एक ट्रिक बताता हूं आपको। बताएं ट्रिक? सॉल्व करते करते मेरे को बिना मैथमेटिक्स की एक ट्रिक पता चली। क्या? जब भी धागा कट रहा है तो जो नीचे निपट गया ब्लॉक उसको तो फ्री फॉल करा दो, उसके लिए तो कोई डाउट है ही नहीं। ये धागा मैंने स्प्रिंग काटा, ये वाला धागा काटा रहा था स्ट्रिंग, तो ये वाला तो फ्री फॉल करेगा, किससे? जी से। इसके लिए लिखो जी, नीचे वाले का मास कितना था? 5, खुद का मास 2। ये आंसर आ गया। क्या समझ आ गया? नीट का क्वेश्चन करते हैं, देखें क्या इससे होता है। 2017 का क्वेश्चन बताता हूं मैं, नीट 2017 का सवाल था। अब आप करिएगा इसी लॉजिक से बिना सॉल्व किए। ये था 3m और ये था m, तो ये वाला धागा कटा है गर्ल्स, तो ये तो नीचे आएगा किससे? जी से, और ये जी लिख दिया, नीचे वाले का मास m और खुद का मास 3m, तो आंसर क्या आएगा? G/3। यही आंसर था। क्या सवाल समझ आ गया सबको? ट्रिक समझ आ गई? पहले मैंने पूरा प्रूफ दिया, उसके बाद ट्रिक बताइए। मॉड्यूल दिखाओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, पेज 224 पर, एक्सरसाइज 2 पर। सवाल सबको समझ आ गया? 2 ब्लॉक के अभी हम 3 ब्लॉक वाला भी कर देंगे ट्रिक से, क्योंकि 2 वाला आया तो 3 वाला भी आ सकता है, एक स्टेप आगे रहेंगे बिना डेरिवेशन के। बट कुछ लोग डेरिवेशन ना छोड़ना, पहली बार लिखना पूरी यार। पेज 224, 224, क्वेश्चन नंबर 8। आगे ट्रिक समझ में? जिसको काटा है उसके नीचे वाला तो सारा सिस्टम फ्री फॉल करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे वाले का मास और नीचे खुद का मास। एक इसका आंसर जल्दी से करके बताएंगे। ये है 2m और ये है 7m, क्या आंसर आना चाहिए? 7m वाला तो कहां जाएगा? नीचे, है ना, तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, और इसकी 7 ऊपर 2 नीचे इंटू g। m और m तो क्या हो गया? कट गया।
3 वाला करते हैं यार। गर्ल्स इस पे डिपेंड करता है किस धागे को हम काट रहे हैं। मतलब ये ऐसे समझेंगे, हाँ जी, मुझे बताइए, अगर इसने हाथ छोड़ा तो ये तो खुद नीचे आएगा और ये दोनों कहां जाएंगे? ऊपर। मतलब अगर इस धागे को काटा, इस धागे को काटा, तो ये कहां आएगा? नीचे। किससे? जी से। क्या ये दोनों ऊपर जाएंगे एक साथ? जाएंगे नहीं जाएंगे? बताइए। तो इसके नीचे कितना मास था? 5, और इनका खुद का मास 3, क्योंकि एक साथ जा रहे हैं, इनटू जी। बट अगर मैंने धागे को यहां से काटा होता, अब आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है? भली भांति जानते हैं, आपको सब पता है, यदि इस धागे को हमने काट दिया तो क्या, अगर इसने हाथ छोड़ दिया, ये दोनों तो आगे नीचे फ्री फॉल करेंगे नीचे जी से, अकेला 2 तांडव करेगा ऊपर की तरफ यार। अब इसके नीचे 1 है या 6 है? 6, दोनों का कंबाइंड मास था, उसको सपोर्ट करा था, अब वो वेट कम हुआ है, तो ऊपर की तरफ 6, इसका खुद का वेट 2 इंटू जी, 3G। क्या सवाल समझ आ गया सबको? तो 3 वाला काम भी हो गया हमारा, कटिंग और स्ट्रिंग्स हो गया पूरा। जितना पूछा है और उससे एक लेवल ऊपर हमेशा रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। क्वेश्चन मुश्किल भी आए तो हमें पता है क्या करना है। कटिंग वाला काम पूरा यार। अब हम आएंगे हेल्यूसिनेशन पे। फिजिक्स में भी हेल्यूसिनेशन होता है, नहीं पता क्या? सबको नहीं होता, कुछ ही लोगों को होता है, जो रेस्ट पर नहीं है, जो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं और फिर दुनिया को देख रहे हैं। उनको एक लगाना पड़ता है क्या? सूडो फोर्स। सूडो वर्ड कहां कहां है यार आपका? एक तो सबसे पहले बचपन में पढ़ते हैं अमीबा, सूडोपोडिया, नकली पैर, और कहीं केमिस्ट्री में भी आता है, बिल्कुल, फिजिक्स में भी आता है, जीवन में भी होते हैं कुछ दोस्त सूडो। सारे ये कौन प्रताड़ित है यहां पर? चले, ये वाला लिख लीजिएगा आराम से। अब आते हैं सूडो। उसके लिए हम 2 चीजें समझते हैं। फ्रेम, फ्रेम होता है 2 प्रकार का, शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं यार। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा क्या है? नॉन इनर्शियल, NFR। IFR इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। मतलब फ्रेम, देखने वाले की आंखें अगर रेस्ट पर है, देखने वाले की आंखें अगर रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनर्शियल। आप इस डस्टर को, इस पेन को विजुलाइज कर रहे हैं, डस्टर, पेन या डस्टर कुछ भी करे, आप क्या रेस्ट पर हैं? तो आपका जो फ्रेम है देखने का, वो कैसा है? इनर्शियल। आप एक कार में बैठ के और एक्सेलरेट करते हुए जा रहे हैं और फिर इस पेन को देख रहे हैं, तो आपका फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? जिसको देख रहे हैं वो कुछ भी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आंखें जो देखने वाली हैं, अगर वो रेस्ट पर है या समान गति से जा रही हैं, तो फ्रेम क्या है? इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल कौन सा फ्रेम है? एक्सेलरेटिंग।
ये कौन सा है? नॉन एक्सेलरेटिंग। नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब दो चीजें, या तो रेस्ट पर होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और ये क्या होगा? एक्सेलरेटिंग। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फेल हो जाता है इनर्शियल में। न्यूटन्स सेकंड लॉ फेल्स इन NIFR। बाकी सब जगह चलता है बट ये फेल हो जाता है इसमें। तो हम एक मदद लेते हैं किसकी? वी अप्लाई फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक। ला आधा होता है, आई होप। काल्पनिक, पिकनिक नहीं, निक, काल्पनिक, फिक्टिशियस। क्या कह रहे हैं? रेड को अवॉइड करेंगे? आई ट्राई टू अवॉइड रेड। ब्लैक, ओनली ब्लैक, एंड ब्लू इज द न्यू ब्लैक। वी अप्लाई फिक्टिशियस फोर्स, काल्पनिक फोर्स। वो होती क्या है? सूडो। क्या नाम देते हैं इसको? सूडो। अभी समझते हैं क्या है, लिख डालते हैं पहले। -ma बॉडी का मास, फ्रेम की एक्सेलरेशन। भाई यहां पर देखेंगे एक स्प्रिंग ब्लॉक लगा है, ध्यान सबका बोर्ड पर। कुछ भी कर रहा है, हमें नहीं पता क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, रेस्ट पर है, कुछ भी कर रहा है। एक लड़का रेस्ट पर देख रहा है इसको, रेस्ट पे खड़े होकर देख रहा है। ये हो सकता है कुछ भी कर रहा हो, हमें इससे मतलब नहीं। और आप आए कार में, और आपकी कार क्या कर रही है? एक्सेलरेट। दोनों इसको देख रहे हैं ब्लॉक को। कौन इनर्शियल है, कौन नॉन इनर्शियल? ये है इनर्शियल, और यदि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आप क्या बन गए? नॉन इनर्शियल। कौन है हेलुसिनेट करेगा? नॉन इनर्शियल वाला। तो नॉन इनर्शियल के हिसाब से इस पर एक सूडो फोर्स लगाई जाएगी। वो होगी जहां आप आ रहे हो उसकी विपरीत, जहां आप एक्सेलरेट कर रहे हो उसके विपरीत। मतलब सूडो कहां लगेगी? यहां। मास किसका होगा? जिस पर लगा रहे हैं उसका। और एक्सेलरेशन किसकी होगी? जिस आंखों से देख रहे हैं उसकी। लगानी आ गई सूडो सबको? यदि एक स्विमर छलांग मार रहा है पानी में, फ्री फॉल कर रहा है जी से, उसकी निगाहों से हम एक ब्लॉक को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी निगाहों से एक ब्लॉक को देख रहे हैं। तो क्या इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। तो क्या इसके हिसाब से एक सूडो लग रहा होगा इस पर? एक्सेलरेशन का है नीचे, तो सूडो कहां लगेगा? ऊपर। मास किसका? स्विमर का या ब्लॉक का? ब्लॉक का, जिस पर लगा रहे हैं। एक्सेलरेशन किसकी? स्विमर की। हो सकता है खुद भी एक्सेलरेट कर रहा होगा ही, उससे मतलब नहीं, सूडो तब भी लगाई जाएगी। तो सूडो जो फोर्स लगेगी जिस पर लगा रहे हैं उसका मास, और जिसकी निगाहों से देख रहे हैं उसका मास, उसकी एक्सेलरेशन। अब आप देखो इसकी जरूरत क्या पड़ी यार, इमेजिन करते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए आप खड़े हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, एक कार में कोई बड़ी सी एक्ट्रेस निकली। अच्छा गर्ल्स बैच है, एक्टर निकला यार। ध्यान से देखेंगे। अब अगर हम बात करें, ये एक्सेलरेट कर रहा है और आप अपना गोलगप्पे खा रहे हैं, आपने एक बार देखा और देखा हाँ एक्सेलरेट कर रहा है, तो अवश्य कार पर कोई फोर्स लग रही है, F। कार का मास m है, तो F किसके बराबर है? ma। आपने अपना काम किया, गोलगप्पे खा रहे हैं, आपको पता न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड है। F किसके बराबर है? ma। क्यों? क्योंकि जो देखने वाला है वो रेस्ट पर है। कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम। कोई हेलुसिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बट उसने भी आपको देखा और वो घबरा गया। क्यों घबरा गया? उसको आप रेस्ट पे नहीं दिख रहे, उसको आप पीछे एक्सेलरेट करते हुए दिख रहे। दूरी ये बढ़ा रहा है बट उसको लग रहा है कि दूरी आपके पीछे जाने से बढ़ रही है। तो मतलब आप पीछे क्या कर रहे हो? एक्सेलरेट। वो 10 साल पीछे गया,
उसने कहा F इक्वल टू एम, तो मैंने पढ़ा था, एक्सेलरेशन तो है, मास भी है, बट आप पे तो कोई फोर्स लगी नहीं रही, कैसे एक्सेलरेट हो रहे हो आप? ही इज कंफ्यूज्ड। वो अगली मूवी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पा रहा, क्यों? क्योंकि उसको अभी तक ये नहीं पता कि कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको पीछे क्या कर रही है, एक्सेलरेट। क्यों गड़बड़ हो रही है? क्योंकि ये खुद एक्सेलरेट कर रहा था। इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल? तो उसने ये वाला लेक्चर छोड़ दिया था बचपन में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। आप तो इनर्शियल फ्रेम में है, बट वो किस फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल। उसके आपको एक्सेलरेशन तो दिख रही है, उसकी आपकी एक्सेलरेशन उसको दिख रही है, बट उसको कोई भी फोर्स नहीं दिख रही। तो उसका मन रखने के लिए हम एक सूडो लगाते हैं यहां पर। सूडो होती है जहां फ्रेम जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसके विपरीत दिशा में आपका मास, फ्रेम की एक्सेलरेशन। अब इसको लगा हाँ सही हो गया, F इक्वल टू एम। तो उसको सही प्रूव करने के लिए हमने एक काल्पनिक ताकत लगाई है। क्या वास्तविकता में हो रही है कोई ऐसी फोर्स? नहीं। क्या मैं इधर एक्सेलरेट हुआ, आप पे झटका इधर लगा, आप इधर गिर गए? क्या ऐसा हुआ कि गाड़ी निकली इधर से और आप पर फोर्स लगा उधर और आप सीट से गिर गए? नहीं, ऐसा सिर्फ एड्स में होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इट इज विच फोर्स? फिक्टिशियस फोर्स। इट इज अ हेल्यूसिनेशन यार। वो कब लगेगा? जब फ्रेम है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। बस इस पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है फिजिक्स का जो हमारा सूडो से ही होता हो। हम सारे बिना सूडो के करते हैं, आगे भी करेंगे। सूडो वाले क्वेश्चन भी बिना सूडो के करेंगे, बट एक बार निकालना सीख ले सूडो कैसे लगाते हैं। इसमें एक और चीज, सूडो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाती, डज नॉट फॉर्म, ये लिख लो पहले, डज नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। ग्रेविटी का वेट तो एक्शन रिएक्शन होता है, बट ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाती, नेवर। इस पर थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा आने की संभावना है यार, बजाय क्वेश्चन के। क्या पूछे, सूडो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है या फील्ड फोर्स होता है? होता ही नहीं है तो फिर टाइप कैसे होगा? ये तो मन का हमारा वहम है। तो इट इज नीदर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक नॉर फील्ड फोर्स। इट इज व्हाट फोर्स? फिक्टिशियस, काल्पनिक, वर्चुअल, फेक। हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या हम ग्राउंड पे खड़े होकर प्रेफर करें, गाड़ी में एक्सेलरेट करके? ग्राउंड पे, क्योंकि कोई सूडो फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, तो मैं गाड़ी में बैठ के क्यों करूं? थोड़ी देर गाड़ी रोक सकता हूं मैं एक क्वेश्चन के लिए। आइए अब सूडो लगाना सीखें। गर्ल्स, ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स या पर्सन कुछ भी कह लीजिए, ए बी सी। एक है रेस्ट पर, बी कर रहा है इधर एक्सेलरेट ए से, और सी जा रहा है इधर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मास है इसका 2 किलो, इसका मास 3 किलो, एक्सेलरेशन इसकी है 5 और इसका मास है 4 किलो। राइट सूडो फोर्स, सूडो फोर्स ऑन, पहला पार्ट, बी ड्यू टू ए। हाँ जी, देख के बताएं किसकी आंखों से देख रहे हैं? ए की आंखों से। तो ए को हमने सर्कल कर दिया। किस पर सूडो लगानी है? बी पर। किसकी वजह से? ए। तो देखने वाला कौन है? ए। अब ए चेक करो, क्या ए एक्सेलरेट कर रहा है, रेस्ट पर है? इनर्शियल है। ये बिल्कुल सही है व्यक्ति। इसकी निगाहों से बी पर सूडो की आवश्यकता नहीं है, तो सूडो क्या आ गया? 0। फ्रेम को देखना है हमें, बॉडी को नहीं देखना, बॉडी कुछ भी करे। अगर इसकी एक्सेलरेशन ऊपर है तो जरूर कोई टेंशन वगैरह लगी होगी जो काम कर रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब? कोई एक्स्ट्रा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। अगला, ऑन ए ड्यू टू बी। ऑन ए, आंखें किसकी हैं अब? बी की। बी को हमने कर दिया सर्कल। क्या बी रेस्ट पर है, एक्सेलरेट कर रहा है? या तो भाई उतर जा तू। अगर ऐसे ही देखेगा तो तेरे को क्या लगानी पड़ेगी? सूडो फोर्स।
किस पर लगा रहे हैं? ए पर। तो मास किसका लेंगे गर्ल्स? ए का। दिशा क्या होगी? दिशा इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। बी की दिशा कहां है? अपवर्ड। तो सूडो नीचे, डाउनवर्ड्स, क्योंकि बी जा रहा है ऊपर, आंखें जा रही हैं ऊपर, तो सूडो कहां लगेगा? नीचे। मास किसका? ए का या बी का? ए का मास, बी की एक्सेलरेशन। ए का मास 2, एक्सेलरेशन 5। सूडो का यही क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना आ गया? 10 न्यूटन। सहमत है सारे यार? आखिरी, ऑन सी ड्यू टू बी। किसकी आंखें हैं? किसकी आंखें हैं? बी की। क्या बी की आंखें रुकी हुई हैं या एक्सेलरेट कर रही हैं? बहुत ही गलत कर रही हैं। क्या लगाना पड़ेगा? सूडो। इस बार किस पर सूडो लगाना है? सी पर। दोबारा, बी की आंखें ऊपर जा रही है नीचे, तो सूडो कहां लगेगा? नीचे। सूडो कहां लगेगा? नीचे। इस बार मास किसका होगा? पिछली बार ए का था, इस बार किसका है? सी का। सो एम सी ए बी। क्या ओके है? मास ऑफ सी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। व्हाट इज मास ऑफ सी? 4. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी? 5. व्हाट इज द आंसर? 20 न्यूटन। लास्ट पार्ट आपसे एक और पूछ लेता हूं जस्ट फॉर फन। ऑन बी ड्यू टू सी। क्यों? क्योंकि सी की आंखें हैं। सी क्या है? कांस्टेंट गति से जा रहा है। बहुत बढ़िया यार, आईएफआर। तो आईएफआर की वजह से बी पर सूडो क्या होगा? 0। आई थिंक कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया। बॉडी कुछ भी करें, आंखों को देखना है। ड्यू टू हमारा जो भी होगा वो फ्रेम होगा। अब आप बताओ, मैं इधर एक्सेलरेट कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर सूडो लगाओगे नहीं लगाओगे? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, आंखें आपकी हैं, आपकी आंखें रेस्ट पर है। मैं कुछ भी करूं मेरे पर सूडो नहीं लगेगा। बट क्या अगर मैं इधर एक्सेलरेट कर रहा हूं तो मुझे सारे आप पीछे जाते हुए दिख रहे हो, तो मेरी आंखों को आपके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक सूडो। तो एक्शन रिएक्शन नहीं बन रहा। मैंने तो सूडो लगाया बट आपने सूडो नहीं लगाया। दैट्स व्हाई दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी एक्शन रिएक्शन पेयर। कौन सा लॉ फेल हो जाता है? सेकेंड लॉ। अब जितने क्वेश्चन सूडो के आगे ना, मैं बिना सूडो के ही करूंगा। ये तो अगर पूछ ले कि सूडो कैसे निकालनी है, कितनी है, वो तो करना पड़ेगा ही। बट क्वेश्चन सॉल्व तो मैं ग्राउंड पे बैठ के करूंगा, गाड़ी में बैठ के क्यों करूं? आइए सवाल शुरू करते हैं जल्दी से। अब हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन ही होगा। अभी तक एनएलएम क्या हो रहा था यार, कि हम एक क्वेश्चन करते थे जैसे 2 ब्लॉक वाला प्रॉब्लम, तो उसमें बहुत सारे केसेस बनते थे। अब सबका एक एक स्पेसिफिक केस होगा और हर एक क्वेश्चन अपने में एक टॉपिक है। लेकिन यार सवाल, अच्छा इसमें आप मुझे बता सकते हैं ऑन ए ड्यू टू सी, ऑन सी ड्यू टू ए, दोनों दोनों रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा, कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है तो क्या वो एक्सेलरेट करती है? बिल्कुल, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो रोटेटिंग को हम इनर्शियल माने या नॉन इनर्शियल? अब हम अर्थ पर खड़े हैं, अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो इनर्शियल होगा नॉन इनर्शियल? बट हम ग्राउंड फ्रेम को तो इनर्शियल मानते हैं। हम उसका जो रोटेशन है उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल। सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे बाय डेफिनेशन अर्थ इज इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। बाय एजम्पशन इनर्शियल। जो उसका इफेक्ट आ रहा है वो क्या है? नेग्लिजिबल। इफेक्ट क्या है? नेग्लिजिबल। कोई भी चीज घूमती है तो वो एक्सेलरेट करती है, याद रखें। आपने एक धागे से एक पत्थर को बांधा और घुमाया, इट इज रोटेटिंग बट इट इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की दिशा हर सेकंड क्या हो रही है? चेंज। तो मतलब एक्सेलरेशन तो है उसकी। सो अर्थ भी एक तरह से घूम रही है अपनी एक्सिस पे, घूम रही है ना। सो विल इट बी इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। तो आप ये लिख सकते हैं अर्थ जो है वो घूमती है, रोटेटिंग फ्रेम है, बाय डेफिनेशन
हम अर्थ से सब कुछ देख रहे हैं, कायदे से ये NIFR सूडो लगानी चाहिए, बट बाय एजम्पशन इफेक्ट नेग्लिजिबल है, ओमेगा बहुत छोटा है, तो हम इसको क्या एज्यूम करते हैं, IFR। थ्योरेटिकल के लिए पूछा जा सकता है। मैंने आपको एक चेयर पर बिठा दिया, उस चेयर को एक पोल से अटैच करके पोल को रोटेट किया, तो आप कौन से फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। क्यों, क्योंकि रोटेट कर रहा है, तो आप कौन से फ्रेम बन गए, NIFR। आपको एक ट्रक पे बिठा दिया और ट्रक को एक्सेलरेट कराया, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ट्रक रेस्ट पर है, बैठ गया दिमाग में सबको यार। आपकी बेंच को अगर मैं यहीं घुमाने लग गया अभी, तो अब कौन से फ्रेम में परिवर्तित हो गया, नॉन इनर्शियल। बस अब आते हैं आगे। अब जो 2 क्वेश्चन जनता सूडो से करती है, हम उसको बिना सूडो के करेंगे। लिखें यार फटाफट गर्ल्स। A bob is connected to a string. क्वेश्चन लिखें, a bob is connected to a string and suspended from the ceiling of a bob is connected to a string and is suspended from the ceiling, CEILING, ceiling of a truck. If it is accelerated towards right, if it is accelerated towards right with A, if it is accelerated towards right with A, find the angle which the string makes with the vertical. Find the angle which the string makes with the vertical. बिल्कुल सही। इधर ध्यान यार, पहले हम एक चीज समझ लें, यदि कोई कार में हमने एक पेंडुलम लगा दिया और कार रेस्ट पर है, तो पेंडुलम वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रही है क्या, 0 डिग्री। कार अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तब भी पेंडुलम ऐसे ही रहेगा। एक बार पीछे होगा एक्सेलरेट करता हुआ, फिर आप इसको यहां रखें और कार की गति फिक्स कर दें, तो ऐसे चलता रहेगा। बट यदि कार एक्सेलरेट कर रही है, तो हमेशा इसको पीछे रहना पड़ेगा, धागे को वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाना पड़ेगा। हमेशा ही ऐसा रहेगा अगर कार एक्सेलरेट करते हुए जा रहे हैं। अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड से होगी तो वापस से पेंडुलम ऐसा हो जाएगा, कार रेस्ट पर है तब भी ऐसे होगा, कार एक्सेलरेट हुई तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर गति थ्रू आउट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारा सवाल यही है, पहले 2 पार्ट तो हटा दिए हमने, जब ये एक्सेलरेट करेगी ए से तो एंगल कितना होगा। अब हम इसको बिना सूडो के करेंगे, जैसे आज तक सारे क्वेश्चन करते आए हैं। मुझे बताइए, ये पेंडुलम को देखें, सिर्फ इसको फोकस करें, क्या ये रेस्ट पर है या चल रहा है, किससे, ए एक्सेलरेशन से। तो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, चल रहा है, चल रहा है, क्योंकि दूरी चेंज हो रही है। तो आपने क्या कहा कि भाई ये पेंडुलम है, इस पर 2 ही ताकतें हैं सर। पहली ताकत है इसका वेट mg, और दूसरी ताकत क्या है, टेंशन, और कोई ताकत नहीं है। और आपने कहा ये एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब आपने कहा कि सर ये हाइट इसकी फिक्स है, ये ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, बराबर। और यही वाला फोर्स क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। तो ये वाला फोर्स बराबर है ऊपर की तरफ, कॉस या साइन, कॉस। सो व्हाट इज टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ये मैं हटा देता हूं, क्वेश्चन हमारा ये वाला था। तो ये आ गया टी कॉस थीटा किसके बराबर, mg। और क्या ये टी साइन थीटा ही है जो चलाना चाहता है, ये टी साइन थीटा ही चलाना चाहता है। जैसे एक ब्लॉक पर मैं इधर एफ लगा दूं, तो क्या एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे। सो यहां पर टी साइन थीटा क्या प्रदान करेगा, एक्सेलरेशन। ए दोनों को डिवाइड कर दें, व्हाट इज tan थीटा,
ए बाई जी, पूरी फिजिक्स में 4 जगह आएगा फॉर्मूला। पहला आ गया, टेन थीटा किसके बराबर है, ए बाई जी। जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एंगल होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एंगल होगा। सारे सहमत हैं यहां तक, ठीक। अब आप मुझे बताइएगा, क्या इसको सूडो से करना चाहते हैं, ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन कोई भी हमारा सूडो से करना जरूरी नहीं है। हमने कोई सूडो किया क्या, नहीं, हम ग्राउंड में बैठ के देख रहे थे, हमें दो ही ताकतें दिखी, एक टेंशन और एक एमजी, और एफ किसके बराबर आ गया, एम ए। जनता इसको सूडो से करती है, करके दिखाऊं क्या, हाँ या ना, हाँ। मान लो आप कार में बैठ के देख रहे हो, अब आप मुझे बताओ कि आपकी आंखें रेस्ट पर है या एक्सेलरेट कर रही हैं, क्यों, क्योंकि कार भी क्या कर रही है, एक्सेलरेट। अब आप जिसको भी देखोगे, भले वो कार के अंदर हो बाहर हो, उस पर क्या लगानी पड़ेगी, सूडो, क्योंकि आंखें क्या कर रही हैं, एक्सेलरेट। अब आपने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई, पेंडुलम तो मेरे मुंह के आगे फिक्स है, क्या पेंडुलम और आपके बीच की दूरी चेंज हो रही है, नहीं। बट आपने कहा गड़बड़ हो गई यार, इधर टी लग रहा है, आपके हिसाब से तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए इस पे, बट आपने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ऊपर की तरफ क्या है, टी कॉस थीटा, वो तो एमजी से बैलेंस हो रहा है, बट टी साइन थीटा का क्या करूं मैं, ये तो लग रहा है, और तब भी ब्लॉक मेरे आंखों के आ गई है, ये फोर्स तो चलानी चाहिए इसको, कहां गड़बड़ है, गड़बड़ आंखों में है, क्यों, क्योंकि फ्रेम एक्सेलरेटिंग हो गया। तो अब इसके रिस्पेक्ट में क्या लगाना पड़ेगा, सूडो। सूडो कहां लगेगा, पीछे, एक्सेलरेशन यहां है तो सूडो यहां। मास बॉब का और एक्सेलरेशन फ्रेम की, क्या आप दोनों बराबर हो गए, फिर से इक्वेशन देखिए वही बनेगी, आंसर नहीं बदलेगा, सिर्फ यहां पर ये झूठी फोर्स लगानी पड़ी है, झूठी, झा, झंडे वाला, झा, ये वाला, अरे ये वाला यार, ये वाला झूठी फोर्स यार, झूठी फोर्स है। मेरी हिंदी टीचर कहीं दूर बैठे दर्द के आंसू रो रही होगी झूठी फोर्स यार, कौन सी, झूठी फोर्स, काल्पनिक फोर्स। क्या है, सच्ची है या झूठी है, झूठी। यहां पर हमें कोई झूठी फोर्स लगानी पड़ी नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है टी साइन थीटा ही चला रहा है, बट यहाँ पे चल ही नहीं रहा, ये बॉब इसकी आंखों के आ गई है, बट ये टी साइन थीटा आया था, उसको बैलेंस किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हम झूठ में क्यों जाए यार, व्हाट डू यू वांट, रियल या वर्चुअल, रियल, सो हम रियल में ही रहेंगे। अब कितना अच्छा लग रहा है, कोई झूठी ताकत नहीं, एक टी साइन थीटा वो चला रहा है, एम ए, टी कॉस थीटा किसको बराबर कर रहा है, एम जी। लाइफ इज ऑसम। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। पहला टेन थीटा ए बाई जी आ गया यार, फिजिक्स में 4 जगह आएगा, तैयार हो जाए। दूसरी जगह आने वाली है, कहां पर, आज आप देखेंगे और भी जगह दिखाता हूं मैं आपको, जहां पर टेन थीटा ए बाई जी आएगा, बैंकिंग में तो आएगा ही आएगा, अभी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। लेकिन a block of mass small m, a block of mass small m is kept on a wedge, a block of mass small m is kept on a wedge, smooth wedge, is kept on a smooth wedge, is kept on a smooth wedge. Find the acceleration of the wedge, find the acceleration of the wedge, so that the block remains, so that the block remains stationary with respect to wedge, stationary with respect to wedge, stationary with respect to wedge। क्या मतलब है इसका, व्हाट डू यू मेंट बाय वेज,
रादर व्हाट डू यू मीन बाय वेज? इंक्लाइंड प्लेन जो मूव किया जा सकता है, जैसे आपने देखा है बिंगो, वो भी वेजेस ही होते हैं, ट्रायंगुलर वेजेस चिप्स। तो ये है वेज, इसका एंगल है थीटा, इस पर हमने एक ब्लॉक रखा एम। होना क्या चाहिए, यदि ये फिक्स है तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, बट अगर ये फ्री टू मूव है, ये इधर आएगा, वेज कहां जाएगा, पीछे। देखना आप, अगर इस पर आप बैठे हो और ये मूव कर सकता है, जैसे जैसे आप नीचे होगे ये कहां जाएगा, पीछे। बट अगर ये फिक्स है तो आप सिर्फ कहां होगे, नीचे। हमारा उद्देश्य इसको नीचे लाना ही नहीं। मेरे हाथ को एक इंक्लाइन प्लेन मान ले, अगर इसको छोड़ूंगा क्या नीचे आ रहा है, ये देखिए क्या नीचे आ रहा है, यहां से स्लाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है स्लाइड। बट मैं चाहता हूं ये स्लाइड ना करे मेरे हाथ में, तो क्या मेरे को हाथ को नहीं रखना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेट करूंगा तो क्या डस्टर मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गया, अवश्य। अगर हाथ रुका हुआ है तो क्या डस्टर फिसल रहा है, बिल्कुल। अब देखिए क्या डस्टर फिसल रहा है या साथ जा रहा है, साथ। जहां मैं रुकूंगा हाथ, वहां नीचे फिसल जाएगा। सो हम ये कहेंगे कि whenever we are being provided with a wedge and we need to find the acceleration of the wedge so that this remains stationary with respect to wedge, तात्पर्य क्या है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, मतलब ऊपर नीचे ना जाए, बट हमारे रिस्पेक्ट में तो स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा। किस एक्सेलरेशन से, ए से। मैं इसको सूडो से नहीं करूंगा यार, मेरे को जो दो ताकतें दिखती है मैं उसी से करूंगा। पहली ताकत क्या है, mg हमेशा। दूसरी ताकत क्या है, नॉर्मल, हाँ है ना। दूसरी ताकत क्या है, नॉर्मल। एक क्या है, mg। अब वापिस से ऐसे केस बन रहा है, इधर t था, इधर क्या था, mg। और ये इधर a से जा रहा था, ये भी इधर किससे जा रहा है, a से। ये देखने की आपको आदत डालनी पड़ेगी कि दोनों केस सेम है। वहां धागा खींच के जा रहा था, यहां कौन धक्का दे रहा है, नॉर्मल। तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। आइए चेक करते हैं। यदि ये थीटा है तो वर्टिकल से ये भी क्या होगा, थीटा। ऊपर वाला बताइए, पिछली बार टी कॉस थीटा, इस बार एन कॉस थीटा। पिछली बार टी साइन थीटा, इस बार तो बताइए एन साइन थीटा क्या प्रदान कर रहा है, एम ए। और टी कॉस थीटा किसके बराबर है, सॉरी एन कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी। क्या वापस से टेन थीटा हुआ है, किसके बराबर, ए। बट हमसे ए पूछा है तो क्या जी को इधर भेज दे। रिजल्ट ऐसे याद करेंगे, लास्ट में कर देंगे, क्योंकि यहां भी क्या था, टेन थीटा ए बाई जी, और यहां भी क्या था, ए बाई जी। एक दो बार करेंगे, पेपर में डिराइव ही नहीं करना पड़ेगा, अरे देखते ही याद आ जाएगा। यहां तो डिराइव कर रहे हैं, टाइम भी खर्च हो रहा है, पेपर में हम डायरेक्टली क्या करेंगे यार, टिक करेंगे, स्पेशल केस की तरह। ठीक, क्या दोनों सिमिलर क्वेश्चन ही है। यहां कौन खींच रहा था, धागा, और यहां कौन काम कर रहा है, नॉर्मल। ये मैंने तभी ब्लू से दो फोर्सेस दिखाई हैं। और वर्टिकल के साथ एंगल हमेशा क्या आएगा, थीटा। अगर किसी फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ थीटा होगा। कैसे, मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां से एक लाइन बनाइए, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। ठीक, याद ही रख सकते हैं, नॉर्मल का हमेशा वर्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पर क्या आएगा, एंगल थीटा। क्यों करें, हमारा मोशन यहां हो रहा है ना, इस एक्सिस में हो रहा है ना मोशन, और इधर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस आ गई। क्या mg ऑलरेडी यही है, नॉर्मल यहां है, तो हम चाहते हैं इधर की तरफ कोई फोर्स मिले। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा होता तब हम mg को करते, क्योंकि तब एक एक्सिस ये बनती, एक ये बनती। अब नॉर्मल तो यही है, mg नहीं है, तो अब हमने यहां तोड़ा था mg साइन थीटा, याद होगा। यहां क्या किया था, mg cos थीटा, क्योंकि तब वो ऐसे आ रहा था, अब वो ऐसे नहीं आ रहा, अब वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है, हमारा रिजॉल्विंग एक्सिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जहां एक्सेलरेशन है वो एक एक्सिस मानेंगे। भले इस केस में नीचे आ रहा था तो हमें एन वही था, mg को तोड़ना पड़ा। यहां इधर जा रहा है, आपको वेज को अगर देखें या डस्टर को देखें तो डस्टर आपको हॉरिजॉन्टल जाता हुआ दिख रहा है। अगर डस्टर ऐसे स्लाइड कर रहा होता तो एक्सिस ये लेते। दो जगह आ गया गर्ल्स, क्या फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। एक स्पेशल केस आपको यहां याद करना है, वो फ्लूइड में डिराइव होता है वैसे तो, मैं लिख देता हूं। एक बीकर वाला केस है कि अगर वाटर लेवल है, इसका वहां प्रूफ दूंगा प्रॉपर जब बाइंड फोर्स और सब कुछ पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद करेंगे। अगर ये रेस्ट पर है तो इसको बोलेंगे जो इसकी फ्री सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल होगी। भले बीकर आपने टेढ़ा रख दिया,
पानी का लेवल तो अभी भी क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। अगर आप बॉटल दिखाएं जिसमें पानी कम भरा हो, ये वाला, क्या आपको लेवल हॉरिजॉन्टल दिख रहा है? ऐसे चम बंद हो जाए इसका, 1 मिनट। क्या हॉरिजॉन्टल है? मैं बॉटल को चेंज कर रहा हूं, क्या लेवल अभी भी हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल ही तो है, लेवल तो अभी भी ऐसे ही है, अभी भी लेवल ऐसे ही है, बॉटल चेंज हो रही है बट लेवल कैसा है, हॉरिजॉन्टल। पूरी ऐसे भी कर दूंगा तो लेवल तो अभी भी क्या है, हॉरिजॉन्टल। बट अगर इसको मैं एक्सेलरेट करता हूं, इसको इस तरफ एक्सेलरेट करता हूं, ये किया एक्सेलरेट, तो अभी तो पानी का लेवल कम है, कैच करो। सॉरी मैं भूल गया था, वॉइस बैच नहीं है, वो तो पीछे वाला चलाता है सर मुझे। यहां पर जब तक रेस्ट पर है पानी का लेवल क्या है, हॉरिजॉन्टल। बट यदि बीकर को एक्सेलरेट करेंगे तो गर्ल्स लेवल कहां हो जाएगा, इस तरह से। आप कर सकते हैं, कोई बड़ा बीकर ले, या आपने टैंकर देखा पानी का, टैंकर भरा हुआ है पानी का, ये टैंकर है, पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है। अब ये इधर एक्सेलरेट होता है तो देखना लेवल ऐसे हो जाता है, यहां से पानी गिरता है। अगर लेवल नहीं चेंज होता, हॉरिजॉन्टल रहता, तो क्या टैंकर में से पानी गिरता? नहीं। टैंकर जब सडन एक्सेलरेशन देता है, कब देता है, जब स्पीड ब्रेकर आ गया, अब वो रेस्ट पर आ गया, उसको गति देने के लिए एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तो वो एक्सेलरेट करता है, तो ये लेवल जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्लाइंड। तो ये वाला पानी उठ के कहां जाता है, सो ये जो एंगल आता है ये भी आपको याद रखना है। सेम फॉर्मूला, tan थीटा किसके बराबर, a/g। प्रूफ इसका फ्लूइड में दूंगा, चाहते हैं तो दे सकता हूं अभी भी, बट मजा नहीं आएगा। चाहते हैं याद हो जाएगा, याद हो जाएगा सबको, tan थीटा किसके बराबर है, a/g। जब फ्लूइड पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड बीकर, वहां पे इसका डेरिवेशन है। यहां पे इसलिए कर रहा हूं, एक क्वेश्चन है आपका, याद रखने के लिए बस। जब तक रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इधर बताइए क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या थीटा चेंज होगा या वही रहेगा, वही, खत्म। v कांस्टेंट या रेस्ट, हमेशा इनर्शियल। गर्ल्स अब दूसरा लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर आजाद है अब। आज का आखिरी सवाल, मान लेते हैं इंक्लाइंड काउच है, रिक्लाइनर है, सोफा है, और आपकी फ्रेंड यहां बैठने वाली है, बट आप इसको पीछे खींच रहे हैं इस तरह से कि वो कभी भी इसको टच नहीं कर पा रही। वो यहां बैठने वाली है, आपने इसको पीछे कर दिया, और पीछे कर दिया, और पीछे कर दिया। समझ आ गया? पहले हम अपनी फ्रेंड को बिठा के ऊपर नीचे मूव नहीं कराना चाहते थे, उसी गति से, उसी एक्सेलरेशन से चलाना चाहते थे। अब हम चाहते हैं कि इसको कांटेक्ट ही ना करे, फ्री फॉल कर जाए। जैसे चेयर पे बैठने लगी, आपने सडनली खींच ली, तो वो नीचे क्या करेगी, फ्री फॉल। ये हमारा क्वेश्चन है यार, हमें शौक नहीं है किसी को गिराने का यार, मजबूरी है। तो अंग्रेजी कैसे आएगी सवाल की, वो लिख लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is kept on a wedge, is kept on a wedge. Find the minimum acceleration of the wedge. Find the minimum acceleration of the wedge so that the block falls freely. So that the block falls freely. Falls freely को अंडरलाइन कर दें। जब भी मतलब आया falls freely, तो इसका तात्पर्य क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, g। कोई कांटेक्ट नहीं होगा उसके बीच में। देखो ऐसे इमेजिन करो, अगर ये ब्लॉक ऐसे रखा होता, नीचे वेज ना होता, तो क्या वो इतना फ्री फॉल करके y डिस्टेंस गिरता? अब हम चाहते हैं y गिरे, इतने टाइम में वेज यहां से खिसक जाए। तो वेज जो है, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, देखना ध्यान से, लिखना नहीं,
तो हम चाहते हैं उतनी देर में जो वेज था, अगर ये वेज का ये वाला पॉइंट था इधर, तो वेज उठ के यहां से यहां पहुंच जाए। ये नीचे कितना आया y, और वेज उठ के कितना गया x। वेज तो x में जगह छोड़ेगा और उसको क्या मिलेगी, y में जगह। क्या वेज y में मूव कर रहा है, नहीं, हम चेयर को तो x में खींच रहे हैं, बट ब्लॉक कहां नीचे आ रहा है, y में। तो अब हमें इन दोनों में रिलेशन ढूंढनी है। तो देखो मैं कैसे ढूंढूंगा, ध्यान सबका बोर्ड पर। ये यहां था, मान लेते हैं ये ब्लॉक यहां था पहले, अब ब्लॉक यहां पहुंच गया एम मास का। ब्लॉक ने कितना चला, y, और वेज का ये वाला पॉइंट यहां तक आ गया, कितना आ गया x। क्योंकि अगर ये यहां तक आ गया वेज तो टच हो जाएगा इसको। ये बात समझ पा रहे हैं, ये वेज यहां था, मैं चाहता हूं ये x खिसक जाए ताकि y यहां से यहां आ जाए। पहले y यहां था, वेज यहां था, जैसे यहां आया ये यहां आ गया। अब आप मुझे बताइए वेज का एंगल कितना था, तो ये भी क्या होगा, व्हाट इज tan थीटा, देख के बताएं, y बाय x। क्या हमारे पास आ गया x इक्वल टू y बाय tan थीटा। x किसकी एक्सप्रेशन है, वेज की एक्सेलेरेशन नहीं है, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी किसकी, वेज की। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो किसकी वेलोसिटी आएगी, ब्लॉक की, अपॉन क्या, tan थीटा। एक और डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन किसकी आ गई, वेज की, इधर एक्सेलरेशन ब्लॉक की, थीटा तो कांस्टेंट है लगा रहेगा। अब आप मुझे बताइए अगर फ्री फॉल कर रहा है तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या है, जी। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज, जी बाय tan थीटा, यानी क्या, जी कॉट थीटा। ये भी याद रखना है, साथ चलाना है तो एक्सेलरेशन जी tan थीटा, गिराना है तो उसका उल्टा एक्सेलरेशन जी कॉट थीटा। साथ चलाना है तो जी tan थीटा साथ रहेगा, और पीछे की तरफ गिराना है तो जी कॉट थीटा। ये इसका प्रूफ है, अजीब सा लगता है थोड़ा देखते हुए, ये भी एक तरह से वेज कंस्ट्रेंट है कि वेज इतनी जगह देगा x, तभी ऊपर से कितना आएगा y। व्हाट इज y बाय x, tan थीटा। आने के चांस कम है बट रिजल्ट याद होना चाहिए, ऐसा नहीं पूछा नहीं हुआ, एम्स में इससे मिलता जुलता आया हुआ है, बट रिजल्ट स्पेशल केस है तो याद करेंगे। आप लोगों की मेमोरी अच्छी है क्या, मुझे लगता है अच्छी है यार। कंसेप्ट पार्ट भले मेरे से वीक हो सकता है बट मेमोरी आपकी बहुत बढ़िया है यार, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, योर मेमोरी इज रियली गुड। स्टेटमेंट खत्म हो गया, मेमोरी का यूज करें यार। 99% हम समझ के डिराइव करते हैं, यहां भी डिराइव किया है, बट 1% मेमोरी का भी यूज रखना है। इधर जी tan थीटा है और इधर क्या है, जी कॉट थीटा। कितनी जगह अभी तक tan थीटा ए बाई जी आया है, 3 जगह, एक पेंडुलम कार में, दूसरा एक ब्लॉक को वेज के साथ चलाना है, और तीसरा पानी। याद रखना एक जगह और आएगा फिजिक्स में, tan थीटा किसके बराबर, ए बाई जी। यहां tan थीटा ए बाई जी आया है, जी बाई ए है, उल्टा हो गया इस वाले केस में, कॉट थीटा है ना। तो यहां पर आप tan थीटा देखोगे तो वो किसके बराबर आएगा, जी बाय। साथ रखने के लिए tan थीटा ए बाय जी, गिराने के लिए tan थीटा जी बाय, एक ही बात है। साथ रखने के लिए एक्सेलरेशन जी tan थीटा, गिराने के लिए जी बाय tan थीटा या जी कॉट थीटा। कार्रवाई आज की समाप्त यार, कार्रवाई आज की समाप्त। सूडो का एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, उसको कल करेंगे अब यार, होमवर्क ज्यादा नहीं आज, होमवर्क इनफैक्ट कल ही देंगे अब, आज पुराना बैकलॉग क्लियर करें यार। ये बुक किसकी है,